हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएचजेएस की डेट आ गई है और अभी एग्ज़ाम 20 जुलाई को होगा प्री का। इससे पहले भी हम आपको एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं प्रीलिम्स के पेपर्स का, और आज हम आपको यूपीएचजेएस प्री 2020 का क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 40 तक कराएंगे। इससे पहले हम 27 क्वेश्चन तक करा चुके हैं और सारा मैटर यूपीएचजेएस का हमने अपनी यूट्यूब चैनल पर दे दिया है। अगर आप इस मैटर को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं पूरे सब्जेक्ट के विद लेटेस्ट केस लॉज, और अगर इस मैटर को आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जाकर मैटर को चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लें, चाहे तो वैसे पढ़ लें। और अगर कोई असुविधा हो तो वहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है 9450770672। इस पर आप कांटेक्ट करके हमसे कोई भी मशवरा या कोई भी हेल्प ले सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, और इस तरह 28 पहले क्वेश्चन है आज का, और इस तरह से हैंड रिटन नोट्स भी जो क्वेश्चन के आंसर के सपोर्ट में दे रखा है हमने। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि संसद द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों में से किसको राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन अपेक्षित है। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति दे रहा है तो उसे कम से कम आधे राज्यों की अनुमति लेना होती है। वो कौन से मामले हैं? तो पहली बात तो इसका ऑप्शन ए सही है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हताएं विहित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 124(3) में परिवर्तन करने के लिए कोई विधेयक। और इस तरह से आंसर हमने पूरा लिख दिया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हताएं विहित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 124(3) में परिवर्तन करने के लिए हो को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों का अनुसमर्थन अपेक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज के टॉपिक में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, समझना पड़ेंगे आपको। और 29 क्वेश्चन पर आ जाइए। 29 क्वेश्चन कहता है कि यूपी अधिनियम 12, ये अधिनियम 12 असल में किराया अधिनियम से रिलेटेड था, जो कि अब हमारे सिलेबस से हट गया है यूपीएचजेएस के। अब ये सिलेबस में नहीं है, इसकी जगह दूसरा आ गया है किराया अधिनियम। पुराना 12 नंबर का जो अधिनियम है वो हटा दिया गया है सिलेबस में, किराएदारी अधिनियम नया लगा हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन 29 आपके मतलब का नहीं है। 30 क्वेश्चन में पूछा है कि अध्याय 21A जो दंड प्रक्रिया संहिता की है, इसमें अविवाद सौदेबाजी की बात हुई है और ये किस अपराध के संबंध में उपलब्ध है। तो अविवाद सौदेबाजी जो होती है वो ऐसे आपने पढ़ा होगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये एग्जैक्टली 7 साल से कम वाले अपराधों में अविवाद सौदेबाजी होती है, पहली बात। दूसरी चीज़, ये महिलाओं से संबंधित या 14 साल से कम बच्चा हो उसके ऊपर नहीं लगेगी, या फिर देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले मैटर्स में ये अविवाद सौदेबाजी नहीं लगती है। और चूँकि तीनों ही ऑप्शन जैसे पहला, दूसरा, तीसरा इन्हीं से संबंधित हैं, इसलिए ये किसी को भी लागू नहीं होगा। ऑप्शन 4 सही है इसका, और 28 का ऑप्शन 1 सही था, और 30 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर में हमने लिख दिया है कि प्ली बार्गेनिंग के मामले सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले स्त्रियों के विरुद्ध अपराध तथा 14 साल के कम बालकों को लागू नहीं होते हैं। इसका मतलब क्योंकि पहला ऑप्शन सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित है और बी और सी दोनों स्त्रियों से संबंधित, इसलिए ये किसी पर भी लागू नहीं होगी प्ली बार्गेनिंग। ये 31 क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये पूछा गया था। तो पॉस्टुलेट का मतलब होता है सही। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। एज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट ऑफ समथिंग एज अ बेसिस ऑफ रीजनिंग। कोई ऐसा
चीज़, ऐसी चीज़ की एग्जिस्टेंस जो किसी रीज़न पे आधारित हो उसको कहते हैं पोस्टुलेट्स। इसलिए ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 31 का। ये हमने दे दिया आंसर्स हैं सबके। 32 क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच टाइगर रिजर्व, किस बाघ अभयारंभ को गत वर्षों में बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया। तो एग्जैक्टली TX2 जो बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए दिया गया था, ये पीलीभीत बाघ अभयारंभ को दिया गया था। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर पूछा गया था कि व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर श्रेव्ड। श्रेव्ड का मतलब होता है तीखा, शार्प। तो ये एग्जैक्टली नेटिव, ये सारे सिनोनिम्स हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 33 का। फिर 34 क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को निम्न में से किसके द्वारा विवेचना के दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहचान कराए जाने की अनुमति दी जा सकती है। तो हम लोगों की जो CRPC थी उसकी धारा 54 का, और BNS आ गई है, BNNS, इसकी धारा 54 है। इसके अनुसार जो न्यायालय है उसके माध्यम से संबंधित प्रभारी अधिकारी को ये अनुमति दी जा सकती है वो किसी अन्य व्यक्ति से उसकी शिनाख्त करा ले। तो 34 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है, क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी सही है। और इसको आंसर्स के फॉर्म में हमने इस तरह से लिख दिया है पूरा कि 34वां आंसर ये धारा 54 का ये CRPC की है और 54 BNNS की है। इसके अनुसार न्यायालय के माध्यम से थाने का प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा शिनाख्त करा सकता है। फिर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये इसमें पूछा गया है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज द लेटर ऑफ द लॉ। द लेटर ऑफ द लॉ का मतलब है द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ लॉ और रूल रेदर देन इट्स जनरल मीनिंग। जनरल मीनिंग के अलावा के ना हो के एग्जैक्ट मीनिंग की अगर बात की जाए तो उसको कहते हैं द लेटर ऑफ द लॉ। एग्जैक्टली 35 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 36 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड रिवोक। रिवोक के एग्जैक्ट मतलब क्या होते हैं हिंदी में, तो प्रतिसंहरण। प्रतिसंहरण मतलब रद्द करना, रद्द करने को रिवोक कहते हैं, इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 में एक बात क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये पूछा गया था कि बी ने जो है ऋण लिया 10,000 रुपये का और ये ऋण ने दिया जो कि बी ने ऋण दिया है ए को, और इस ऋण की जो अदायगी की वापसी की जो तिथि थी वो परिसीमा अधिनियम द्वारा बाधित हो गई। मगर उस ऋण को उस ऋण के एवज में बी को 10,000 रुपये स्वैच्छिक रूप से बिना प्रतिफल के भुगतान का लिखित हस्ताक्षर करके कथन दे देता है बिना प्रतिफल के। तो एग्जैक्टली इसमें दो चीज़ों से आपको समझना है कि पहली बात तो बिना प्रतिफल के हस्ताक्षरित लेख है, इसलिए ये जो संविदा अधिनियम की धारा 25 है उसमें बात की गई है कि अगर कोई लेन देन बिना प्रतिफल के है और स्वैच्छिक है, हस्ताक्षरित है, तो ये एक संविदा होगा। ये एक्सेप्शन में आता है, धारा 25 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये। और इसलिए इस 37 का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये हस्ताक्षरित कथन दिया है इन्होंने, इसलिए ये विदिता परिवर्तनीय वैध संविदा है। फिर पूछा गया है कि एंटीनिम फॉर सिलेंडर 38 में, सिलेंडर का एंटीनिम क्या है। तो सिलेंडर का एंटीनिम एग्जैक्टली कमेंडेशन है, रिस्पेक्ट है, इन सब को अपोजिट माना जाता है सिलेंडर के, इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर सी सही है। सिलेंडर का एंटोनिम कमेंडेशन है। 39 में पूछा गया है कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक बहुत बार पूछे गए हैं, ये एम एस स्वामीनाथन जी हैं। एम एस स्वामीनाथन
को हरित क्रांति का जनक भारत में माना जाता है, इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भागीदार फर्म में कोई भागीदार निवृत्त हो सकता है। कैसे भागीदार निवृत्त हो सकता है? तो भागीदारी अधिनियम की धारा 40 है, इसमें बताया गया है कि ये पूरी हमने आपको मैटर दिया है रिटर्न में, पूरा बता दिया गया है कि भागीदार धारा 32 के अनुसार अन्य सब भागीदारों की सम्मति से या एक करार के अनुसार या फिर इच्छाधीन भागीदारी है तो सबको निवृत्त होने की आशय लिखित में दे दे सूचना, तो इस तरह से भागीदार निवृत्त हो सकता है। इसीलिए ये 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं 40 के, और 2 अगले पेज, एक ऑप्शन अगले पेज पे दिया है, बाकी का है ऑल ऑफ दी एबव। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑल ऑफ दी एबव। मतलब सब भागीदारों की सहमति से भी वो निर्मुक्त हो सकता है, अभिव्यक्त करार के द्वारा भी हो सकता है, और अगर उसने लिखित आशय दे दिया है कि हमें निर्मुक्त होना है तो भी वो निर्मुक्त हो सकता है। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका सही है। इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर हमने आज आपको 40 तक क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम अब आपको अगले टर्न पे देंगे, और इस मैटर को आप सारे साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हों एचजीजीएस की, उनको शेयर कर दीजिए। और सारा मैटर हमारा यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, अगर आपको कोई असुविधा हो तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको गाइड कर देंगे। और सारे हैंड रिटन नोट्स विद लेटेस्ट केस लॉज मिलेंगे आपको मैटर में, वहाँ पर जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।